नहीं, देखो ऐसा है ना, सही तो यही है, ये गलत है। लेकिन मैथमेटिकली गलत है ऐसे लिखना। कौन किसका फंक्शन है, कौन पहले चेंज करेगा तब उसके बाद कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन, ये तो ख्याल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से ये ऐसे लिखना गलत है। और मान लो यदि ये स्टाइल, यदि यहाँ पर जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, क्या कैपेसिटर, तो वहां पर लोग बोलता है क्या कि कंडक्टर का पोटेंशियल कंडक्टर पर का चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लैंग्वेज में बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कंडक्टर, ठीक है। लेकिन लिखने के लिए लिखने जाता है तो लिखता है Q प्रोपोर्शनल टू V। लैंग्वेज में बोलता है ये, लेकिन लिखने के समय ये लिखने जाता है। तो इसमें क्या लग रहा है, Q डिपेंड कर रहा है, चार्ज डिपेंड करेगा पोटेंशियल पर कि पोटेंशियल डिपेंड करेगा चार्ज पर? चार्ज इंडिपेंडेंट है ना, तो ऐसे लिखना गलत। लेकिन तो कहोगे कि तो ऐसा लिखता क्यों है वो लोग? एगो सुविधा के लिए लिखता है। यहाँ का इक्वल का साइन, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल का साइन, और एगो सी डाल दोगे, इस सी बराबर Q बाई V, जिसको कैपेसिटेंस बोलते हो। तो गलत स्टाइल से सही रिजल्ट पर आई, तो गलत स्टाइल से सही रिजल्ट से कहोगे कि सही स्टाइल से सही रिजल्ट पर भी तो जब आया जा सकता था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो ऐसे यहां का प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के इक्वल, लेकिन इस कांस्टेंट को सी मत लिखो, कोई नया कांस्टेंट लिखो के। इस के का कोई फिजिकल नेम नहीं है, सिर्फ इसका मैथमेटिकल नेम ही है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, लेकिन इस के का कोई फिजिक्स का नाम नहीं है। अब इस के को इधर कर देती हो 1/k इंटू V बराबर Q। अब 1/k एक नया कांस्टेंट, इस न्यू कांस्टेंट को क्या लिख देगी, C लिख देगी, और इसका फिजिकल नेम है कैपेसिटेंस। तो C बराबर Q बाई V। तो हम भी तो उसी बात पर आया, लेकिन सही बात से आया ना, नहीं तो ऐसा नहीं है, किसी भी तरह से लिख दोगे, ठीक है। खैर चलो देखो, चलो नहीं, यहां पर ये उसका प्रोपोर्शनल या उतना एग्जैक्ट सही लिखने जाएंगे तो टफ लगेगा, यानी या F प्रोपोर्शनल टू dP बाई dt। ये ओरिजिनल फॉर्म है न्यूटन सेकेंड लॉ का, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। क्या फंडामेंटल फॉर्म इसको बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया था न्यूटन, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। अब इसका एक डिराइव्ड फॉर्म होता है, वो कैसे देखो, या मैथमेटिकल फॉर्म। तो उसके लिए क्या करोगे, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे, एक कांस्टेंट लगाओगे, d बाई डी टी, या p की जगह क्या डालोगे, m इंटू वैक्टर भी m को बाहर करोगे, dv बाई डी टी, और gv बाई डी टी एक्सेलरेशन ना। और ये जो k है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका कोई फिजिकल नेम नहीं है, इस k का कोई फिजिकल नाम कहीं पर, देखो कहीं पर कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का एक फिजिकल नाम दिया जाता है, कहीं पर नहीं दिया जाता है। और इस k को जबरदस्ती 1 किया गया है, वो कैसे, वो ऐसे, इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, a force of 1 Newton should be act on a body of mass 1 kg, should be act on a body of mass 1 kg to produce an acceleration in the body
इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब कुछ 1 रखा, फोर्स भी 1 न्यूटन, मास भी 1 केजी, एक्सेलरेशन भी 1 मीटर, तो के तो 1 आ जाएगा। के को जबरदस्ती यहाँ 1 किया गया है, और तो फाइनली अपना ये न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू कितना, ma ना, इसको बोलेंगे डिराइव्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ, इसको बोलना डिराइव्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। ये था फंडामेंटल फॉर्म, इसी को आगे बढ़ाई, मैथमेटिक्स अप्लाई की तो फाइनली ये आया। ठीक है, इसको डिराइव्ड फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। सुनो, एक्चुअली क्या करना है, ये जो F इक्वल टू ma इक्वेशंस देख रहे हो, ये सेकेंड लॉ हुआ न्यूटन का फॉर ए पार्टिकल, क्या एक पार्टिकल पर के लिए सेकेंड लॉ हुआ। जब एक पार्टिकल हो और एक्टेड अपॉन बाय ए सिंगल फोर्स, ये ऐसे लिखेंगे इसको कि इट इज सेकेंड लॉ फॉर ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय ए सिंगल फोर्स, पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय ए सिंगल फोर्स, मतलब एक पार्टिकल था m मास का, उस पर एक फोर्स आप अप्लाई किया, वो एक फोर्स इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, कितना, ये उसके लिए ये सेकेंड लॉ है। अब हम लोग क्या देखने जाएंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय सेवरल फोर्सेज। ठीक है, अब एक पार्टिकल लेंगे जिस पर बहुत सारे फोर्सेज लगाएंगे, उसके लिए सेकेंड लॉ का कैसा फॉर्म आता है। फिर हम लोग जब रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर पार्टिकल भी बहुत सारे होगा और फोर्सेज भी बहुत सारे होगा, लेकिन यहां पर क्या रिस्ट्रिक्शन है, एक ही पार्टिकल होगा जो एक्टेड अपॉन बाय आइदर सिंगल फोर्स और सेवरल फोर्सेज। इधर लिख लिया। तो अब हम लोग सेकेंड लॉ की बात करें, सेकेंड लॉ फॉर ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय सेवरल फोर्सेज। सेकेंड लॉ फॉर ए पार्टिकल acted upon by several forces। जैसे एक पार्टिकल है m मास का, इस पर बहुत सारे फोर्सेज अप्लाई कर रहे हो, F1, F2, इन जनरल में Fn, बहुत सारा फोर्सेज एक्ट हो रहा है, तो उसके लिए ये इक्वेशन कैसा होगा, समझे, जब एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो ये इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा। तो यहां पर ना एक प्रिंसिपल वैलिड करवाते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो कहना है कि हेयर ऐसे समझो बात को कि द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए पार्टिकल will be independent from the presence of other forces, presence of other forces। मतलब ये हुआ कि मान लो ये दोनों फोर्स नहीं था, F2 एंड Fn, F3 अकेले F1 एक्ट कर रहा था, तब जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा इस पार्टिकल में, यदि उस समय F2 F3 भी एक्ट करने लगे, तब भी F1 के द्वारा उतने ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाएगा। क्या समझी? जैसे मेरा कहना यह है कि कोई बॉडी पर एक अकेले F1 एक्ट की थी, तो इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कितना, A1,
और ये A1 का वैल्यू F1/m। F1 बड़ा एक ही फोर्स लग रहा है ना, तो एक फोर्स के केस में तो इक्वेशन जानते हो ना, F बराबर ma होता है। F की जगह F1 है और A की जगह A1, तो A1 बराबर इतना। अब हम क्या बोल रहे हैं, यदि आप बॉडी पर दो फोर्स अप्लाई कर, अच्छा अब आप बॉडी पर एक फोर्स F2 अप्लाई करो, तो ये, और इस समय अदर कोई फोर्स नहीं है, तो ये F2 इस बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा कितना, A2, और ये A2 बराबर हो जाएगा F2/m। अब हम क्या करते हैं, दोनों फोर्स एक साथ अप्लाई करते हैं। क्या ये इंडिविजुअल अलग अलग अप्लाई किया। अब आप इस बॉडी पर दोनों फोर्स एक साथ अप्लाई करो, F1 भी एंड F2 भी, तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन अब ना A1 होगा ना A2 होगा, एक न्यू एक्सेलरेशन होगा आपके बॉडी का, उसको A से डिनोट करो, लेकिन वो जो A होगा ना, वो इंडिविजुअल एक्सेलरेशन A1 एंड A2 के वेक्टर सम के बराबर होगा। मतलब अभी भी F1 के द्वारा कितना प्रोड्यूस हो रहा है, A1 ही प्रोड्यूस हो रहा है, और F2 के द्वारा A2 ही प्रोड्यूस है, लेकिन बॉडी का नेट एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है, कोई अलग हो जा रहा है। जैसे होता है नहीं कि हम खाया अकेले 4 गो रोटी खाया, अब तुम गया खाने 5 गो रोटी खाया, तो ठीक है, अब दोनों आदमी साथ में चलो खाने, तो अभी भी मेरे द्वारा 4 ही को खाया जाएगा और आपके द्वारा, लेकिन टोटल खपत कितना हुआ, 9। नहीं, वही बात है कि किसी एक फोर्स के आ जाने से दूसरे फोर्स के इफेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अकेले F1 एक्ट कर रही थी तो A1 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था बॉडी में, F1 के साथ F2 भी एक्ट करने लगा, तब भी F1 के द्वारा A1 ही प्रोड्यूस होगा, लेकिन बॉडी का A1 नहीं होगा, बॉडी का तो एक नया एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इस बात को हम लोग ऐसे बोलेंगे कि 10 each forces produce separately its own acceleration in body ना, 10 each force produce separately its own acceleration in body. The net acceleration of body will be equal to vector sum of acceleration due to individual forces. सभी फोर्सेज का अपना अपना इंडिविजुअल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाएगा बॉडी के अंदर। बॉडी का जो नेट एक्सेलरेशन होगा उस सब इंडिविजुअल फोर्सेज के द्वारा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया गया उसके वेक्टर सम के बराबर होगा। यानी A इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN है ना, और A1 को लिखेगी F1/m, A2 को F2/m। सब फोर्स का अपना अपना एक्सेलरेशन निकालो, है ना, ये सब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बात है। एक हम लगाया फोर्स, पता कर लिया कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, अब बॉडी को रोक दो, अब तुम जाओ फोर्स लगाने, फिर पता कर लो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, फिर बॉडी को रोक दो, अब दोनों को लगाने चलो, अब देखो कितना एक्सेलरेशन आया बॉडी का, वो नोट कर लो। हम लोग का अकेले अकेले वाला जो एक्सेलरेशन था उसको वेक्टर एडिशन करके देखो तो इसी के बराबर मिला। नहीं समझी बात?
हम लोग जो अकेले अकेले प्रोड्यूस किया था उसका वेक्टर सम करके जो रिजल्ट आता है, और जब दोनों आदमी एक साथ लगाते हैं तब जो एक्सप्रेशन आता है दोनों मैच कर गया। तो ये प्लस डॉट डॉट एफ एन बाई एम, एम को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया कितना, F1 प्लस F2 प्लस 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 Fn इक्वल टू m इंटू ए। तो ये हुआ सेकेंड लॉ, किसके लिए, सेकेंड लॉ फॉर ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय सेवरल फोर्सेस। सेकेंड लॉ फॉर ए पार्टिकल acted upon by several forces। अच्छा, और इस इक्वेशन को लैंग्वेज में बात करोगे तो लेफ्ट साइड क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पार्टिकल, क्या, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पार्टिकल विल बी इक्वल टू मास इनटू, हाँ, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ये क्या है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है ना, नहीं? तो लैंग्वेज में ऐसे बात करना, दस रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पार्टिकल विल बी इक्वल टू मास इनटू रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑन पार्टिकल। ये तो ये वेक्टर फॉर्म में हुआ। इसको आप इसको लैंग्वेज में लिखो, रिजल्टेंट फोर्स on a particle mass into resultant acceleration of particle। अच्छा, इसको एक बात और बोलेंगे, सेकेंड लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्या, सेकेंड लॉ फॉर ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय सेवरल फोर्सेज इन वेक्टर फॉर्म। क्या क्या बोल दिया, इन वेक्टर फॉर्म, सेकेंड लॉ इन वेक्टर फॉर्म शॉर्टली लिखते हैं यहां। आप इसको कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो इस इक्वेशन को। तो कंपोनेंट फॉर्म में यदि सेकेंड लॉ, तो क्या करोगे, सभी वेक्टर का यदि x, सभी फोर्सेज का x कंपोनेंट लोगे, मतलब रिजल्टेंट फोर्स इन x डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन भी x डायरेक्शन का लेना, समझे? जिस डायरेक्शन का रिजल्टेंट फोर्स, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन का लेना। ये हुआ कंपोनेंट फॉर्म में सेकेंड लॉ अप्लाई करना। तो इन कंपोनेंट फॉर्म आप इसको ऐसे लिखेंगे, इन कंपोनेंट फॉर्म यदि आप इधर सारे वेक्टर का x कंपोनेंट का रिजल्टेंट ले रहे हो तो इधर भी एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट ही लेना। यदि इधर आप y कंपोनेंट का रिजल्टेंट ले रहे हैं तो इधर भी y कंपोनेंट ही लेना एक्सेलरेशन का। इन जनरल आप लैंग्वेज में यदि बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हो इसको, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स इन ए गिवन डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स इन ए गिवन डायरेक्शन will be equal to mass into acceleration in that direction ना। क्या, जिस डायरेक्शन का रिजल्टेंट फोर्स, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन का। पूरा लॉज ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल इतने ही पर बनना है, यही इक्वेशन पर बनना है। अब इसमें कोई और इक्वेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, सब सारा न्यूमेरिकल में यही बात अप्लाई करेंगे, देखना। लेकिन उससे पहले थर्ड लॉ को डिफाइन कर ले, फिर आते हैं न्यूमेरिकल में,
है ना। तो ये था सेकेंड लॉ। जब रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ेगी तो वहां पर पार्टिकल्स भी बहुत ज्यादा होगा और फोर्सेज भी बहुत ज्यादा होगा। एक पार्टिकल पर बहुत सारे फोर्सेज होगा, हर पार्टिकल पर फोर्स लग रहा होगा। वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वहां पर। अभी एक बार में एक ही पार्टिकल और बॉडी पर सेकेंड लॉ की बात करेंगे। अब उस पर एक फोर्स लगे या उस पर एक से ज्यादा फोर्सेज लगे। मिटावे थर्ड लॉ। तब तक तुम लोग बोलो कुछ उसके बारे में। अच्छा, हंसी क्यों, सो बताओ, इस स्टेटमेंट पर हंसी क्यों आया, हम बतावे। बहुत पुराना स्टेटमेंट है ये ना, 9th लेवल से, 6 से ही ना, और बहुत पुराना है। और बोलने के लिए लोग क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये एक्शन रिएक्शन किसके लिए, फोर्सेज के टर्म्स में। तो आप एक्शन रिएक्शन मत बोलो, इंटरएक्शन बोलो। ऑल इंटरएक्शन इन नेचर आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। इंटरएक्शन बोल दो, उसके अंदर आ गया एक्शन रिएक्शन। खैर उतना आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज मत डालो, जो जज पॉपुलर है उसी टर्म से हम लोग भी बात करें ना क्या। तो देखो, मान लो अर्थ है, एप्पल है, अर्थ एप्पल पर फोर्स लगाता है नीचे, फोर्स ऑन एप्पल बाय अर्थ, तो एप्पल भी अर्थ पर लगाएगा, फोर्स ऑन अर्थ बाय एप्पल। मान लो न्यूक्लियस के राउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर लगाता है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस पर लगाएगा। सपोज करो एक टेबल पर ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक लगाएगा टेबल पर नीचे की तरफ ना, ये हुआ फोर्स ऑन टेबल बाय ब्लॉक। तो ये टेबल भी लगाएगा किस पर, ब्लॉक पर ऊपर की तरफ, फोर्स ऑन ब्लॉक बाय टेबल। तो डायरेक्शन तो अपोजिट सब में दिखा रहे हैं और सब में मैग्नीट्यूड भी सेम होगा दोनों का। यहां पर एफ ए बराबर एफ ई ए का, यहां एफ एन ई बराबर एफ ई एन, यहां एफ टी बी इक्वल टू एफ बी टी, मतलब डायरेक्शन अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड सेम। तो इसलिए हम लोग ये स्टेटमेंट बोलते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ना, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इट मीन्स दैट कि दैट इज इफ एन ऑब्जेक्ट ए exert force on B, then B also exert an equal and opposite force on A ना, equal and opposite force on A। यही ना मीनिंग हुआ इसका, कि A यदि B पर लगाया है तो B भी A पर उतने ही अमाउंट का और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। और ये जो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाया, इसको डिनोट करो ऐसे, एफ फोर्स ऑन ए बाय बी को एफ ए बी, और फोर्स ऑन बी बाय ए को एफ बी ए, एंड ये इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, नहीं। और ये जो फोर्सेज हुआ हेयर, एफ ए बी एंड एफ बी ए आर कॉल्ड एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, आर कॉल्ड एक्शन डैश रिएक्शन फोर्सेस, इसका नाम है।
उतारो पहले।